हेलो दोस्तों, कैसे हैं। नमस्ते दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था सत्यपुर। वहाँ वह अपनी समृद्धि और शांति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ का राजा धर्मसेन था, जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय राजा था। प्रजा उनको अपने पिता के समान मानती थी और राजा से बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा जो था वो उसके शासनकाल में चारों तरफ खुशहाली थी और सबकी ज़िंदगी मज़े से चल रही थी। राजा के एक पुत्र था, उसका नाम था विक्रम, जो बचपन से ही ऐशो आराम में पला बड़ा था। वो बहुत साहसी था, पराक्रमी था, शक्तिशाली था। उस वो जो होता है वो स्वभाव से ही क्रूर स्वभाव का था। यह राजा को उसको देखकर बहुत दुख होता और राजा सोचता कि चलो आगे जाके शायद ये संभल जाएगा, इसको समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जितना बड़ा होता गया उतना क्रूर स्वभाव उसका होता गया। एक बार क्या होता है कि चंद्रपुर के एक गांव में एक साधारण सी परिवार था। वहाँ उनकी लड़की थी, वो बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसका नाम माया होता है। माया का एक साथी होता है आर्यन, जो विदेश गया होता है धन कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए। अब जब वो वहाँ गया होता है तो ये क्रूर जो युवराज होता है उसको जब पता चलता है कि वहाँ लड़की बहुत सुंदर है और वो सोचता है कि मुझे उसको देखना चाहिए और उसे महल में लाना चाहिए। वो जिद्दी स्वभाव का तो था ही। उसके पिता उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं मानता। माता भी उसको उसकी बहुत रानी भी समझाती है, लेकिन वो नहीं मानता। वो बहुत घमंडी भी था। वो वहाँ से निकलता है अपने साथियों के साथ में और वहाँ से माया के पिता पर दबाव डालता है और माया को अपने महल में वहाँ से ले आता है। माया बहुत रोती है, बहुत उसको बोलती है, लेकिन वो उस मानता ही नहीं है और उसको लाके अपने महल में बंदी बना देता है, एक कमरे में रख के। अब वो बहुत रोती है, उसके आंसू वहाँ सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो उससे बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। और वो अपने सैनिकों को भी आदेश देता है कि इसकी निगरानी करनी है। सैनिक उसको बोलते हैं, उसके सैनिकों से भी वो अत्याचार करता है। सैनिकों की भी नहीं सुनता, वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। एक साहूकार था, उसका बेटा आर्यन था, जो विदेश गया हुआ था। वो उस लड़की का जो होता है वो बहुत बचपन से ही दोस्त होता है। अब जब वो वापस वहाँ से आता है कुछ महीनों बाद, तो उसके पिता बताते हैं कि बेटा, तुझे पता है माया को युवराज उठा के लेके गया है और उसको बंदी गृह में डाल दिया है। अब वो सोचता है कि मुझे उसको किसी तरीके से छुड़ाना है। उधर माया भी सोचा करती कि आर्यन आएगा तो ज़रूर मुझे बचाने के लिए आएगा। वो आर्यन को भी वहाँ बहुत बंदी गृह में याद करती थी। अब आर्यन जो होता है अपने कुछ दोस्तों को लेता है और उनको बताता है और उनके सहयोग से माया को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब वो महल में जाने की योजना बनाते हैं। तो वहाँ पर एक पुराना दरबारी होता है जो उनको गुप्त रास्ते के बारे में एक बताता है कि वहाँ से तुम महल के अंदर प्रवेश कर सकते हो। अब आर्यन जो होता है उसी रास्ते से महल के अंदर जाता है और इधर उधर उस माया को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको वो नहीं मिलती। और तभी वहाँ आहट होती है और वहाँ कुछ जो पहरेदार होते हैं वो आर्यन को देख लेते हैं। आर्यन सोचता है अब यहाँ से बचना मुश्किल हो जाएगा
और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो वहाँ से भागता है, भागते भागते एक नगर में पहुँचता है। वहाँ नगर में पहुँचता है, जब नगर में पहुँचता है वो भागते भागते तो एक जंगल के वहाँ पहुँचता है। एक पेड़ के नीचे एक लड़की, वो वहाँ सुस्ताने बैठता है। तभी कुछ दूरी एक पेड़ होता है, उसके नीचे एक लड़की बैठी होती है। उसकी नज़र उस पे पड़ती है। वो उसके पास जाता है और उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो, यहाँ पर इस तुम्हारा क्या काम है, यहाँ तुम क्यों बैठी हो। उसका नाम सुरभि होता है। वो अपनी बात उसको बताती है और कहती है कि मेरा नाम सुरभि है और मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। उसने कहा कि इच्छाधारी नागिन और यहाँ बैठी हो। उसने कहा इस राज्य में एक राजकुमार है जिसने मेरे पति को मार डाला है। मैं उसकी ही बदला लेने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। राजकुमार उसको बताता है कि ठीक है, मेरी भी एक दोस्त है माया, वो महल में बंदी है। अगर तुम्हारी मदद की मुझे भी ज़रूरत है। और दोनों एक दूसरे की मदद का वादा करते हैं और योजना बनाते हैं। आर्यन ने कहा हमें पहले माया का पता लगाना होगा। उसके बाद सुरभि ने कहा ठीक है, मैं पहले माया का पता लगाऊंगी और मैं वहाँ महल में आसानी से प्रवेश कर सकती हूँ क्योंकि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। सुरभि ने कहा, सुरभि राजकुमार को मारना चाहती थी। वो कहती है कि मैं पहले माया का पता लगा के फिर राजकुमार को मारूंगी, मैं अपना बदला उससे लूँगी। राजकुमार नागिन जो होती है वो एक प्लानिंग करके और एक सुंदर लड़की का रूप धारण करती है। वो इतनी सुंदर होती है कि उसको देख करके तो अच्छे अच्छे उस पर मोहित हो जाएं। अब वो वहाँ महल के दरवाजे पर जाती है। वहाँ पहरेदार होते हैं। वो कहते हैं तुम इस टाइम कैसे आई हो, तुम कौन हो और किससे मिलना चाहती हो। वो कहती है मैं यहाँ के जो राजा हैं मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और मुझे पता चला है कि वो बहुत साहसी और पराक्रमी है, तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मेरा उससे काम है। सुरभि जो होती है वो वहाँ जाके जो दरबार लगा होता है उसका, वहाँ पर जाती है। वो राजकुमार होता है, वो उसको देखता है और उस पर मोहित हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। वो कहती है कि वो उसको बताती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मैं जो हमारा देश है वो वहाँ पर जो बाहर के जो दूसरे राजा थे उन्होंने आक्रमण कर दिया और हमारे राज्य को छीन लिया। राज्य तहस नहस हो गया है। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं वहाँ से बच के निकल के आई हूँ। मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पर बहुत साहसी और पराक्रमी राजा रहता है, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। तो वो उसकी सुंदरता को देख कर मुग्ध हो जाता है। वो कहता है तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी मदद कौन करेगा। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। वो यही तो चाहती थी। वो कहती है कि मेरे मन के मुताबिक ये सब हो रहा है और वो उसके वश में, सुरभि के वश में वो आने लगता है। वो गहने और अपने राजसी वस्त्रों में थी जिससे वो उसको राजकुमारी ही समझ लेता है। अब सुरभि वहाँ पर उसके साथ रहने लगती है और महल में वो कहता है कि तुम्हें मेरी रानी बनाकर मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान दूंगा और महल में भी स्थान दूंगा। अब दरबार में भी उसकी जो सुरभि होती है उसकी सलाह वो लिया करता था, उसके सलाह से वो कोई काम किया करता था। अब सुरभि ने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे अपने मकसद पे आने का। अब वो वहाँ से सांप अपना वेश बदलती है और वहाँ से सर्प रूप धारण करती है। वहाँ से चुपके से
रात को निकलती है और आर्यन के पास जाती है, आर्यन को सब कुछ बताती है, वहाँ का बताती है। और आर्यन कहता है ठीक है, अब तुम वहाँ रहने लग गई हो तो सबसे पहले तुम माया का पता लगाओ। वो वहाँ से जाती है और कहती है कि ठीक है। वो फिर आती है और माया का सब कमरों में नागिन का रूप रख के पूरे में चक्कर लगाने लगती है। वो देखती है कि वहाँ पर माया जो राजा और रानी है सबसे पहले बंदी गृह में जाती है। वहाँ उसको बंदी गृह में राजा रानी बंदी मिलते हैं, बहुत दयनीय दशा में वो होते हैं। और वहाँ से फिर वो आगे बढ़ती है। एक कमरे में वो सुरभि देखती है कि वहाँ पर एक लड़की बंद है और वही जो है उसी के लिए वो आर्यन ज़रूर उसी की मदद करने के लिए कह रहा होगा। वो वहाँ से फिर जाती है और आर्यन को फिर आगे बढ़ती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ एक कमरे में कैद हैं। वो वहाँ से फिर आर्यन के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है और कहती है, फिर वहाँ पर वो प्लानिंग बनाते हैं और कहते हैं ठीक है, अब तुम्हें वहाँ से उनको निकाल के लाना होगा। तो वो जो सुरभि होती है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं वहाँ से उनको निकाल कर लेके आऊँगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बाहर जो गुप्त दरवाज़ा है उसके बाहर मेरा इंतज़ार करना होगा। और उसके बाद तुम्हें उन सबको ले जाकर एक जो बाएं हाथ पर एक गुफा है आगे जाके, वहाँ पर तुम्हें इन सब को ले जाना होगा। वहाँ पर ही तुम सेफ रह सकते हो सब, क्योंकि सब जगह वो ढूंढेगा और वहाँ पर वो नहीं ढूंढ पाएगा। वो ऐसा ही करते हैं। सुरभि वहाँ से पहले राजा रानी को निकालती है। राजा रानी को निकालने के बाद वो उनसे पूछते हैं तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मैं तुम सबको यहाँ पर बचाने के लिए आई हूँ, यहाँ से निकालने के लिए लाई हूँ। और वो उनको लेकर के फिर माया के पास जाती है, माया को वहाँ से निकालती है। फिर वहाँ से वो और लड़कियों को भी निकालती है और उन सबको लेकर के गुप्त रास्ते से, गुप्त दरवाजे से आर्यन के पास पहुँचती है। आर्यन के पास जब माया देखती है आर्यन को तो बहुत खुश हो जाती है और उससे लिपट जाती है। वो कहती है कि मुझे इंतज़ार था कि तुम ज़रूर आओगे और मुझे ज़रूर यहाँ से बाहर निकालोगे, मुझे ज़रूर बचाओगे। वो फिर वहाँ उनको लेके और गुफा में चल देता है। नागिन जो होती है वो पीछे उनकी पहरेदारी करती हुई आती है और सब गुफा में जाते हैं। और जो फिर इच्छाधारी जो नागिन होती है वो उनको वहाँ गुफा में सबको छोड़ के फिर वापस महल में आती है और राजकुमारी का रूप धारण कर लेती है। जब आर्यन रात को उठता है तो राजकुमारी को वहाँ पर नहीं देखता है अपने बिस्तर में, तो सोचता है कि वो कहाँ जा सकती है इतनी रात को। वो सारे में ढूंढता है, उसको वो नहीं मिलती। तभी वो एक राजकुमारी का रूप लेती है और उसके सामने आ जाती है और कहती है मैं तो यहीं थी, मैं बाहर किसी की आहट सुन के, कुछ आहटें हो रही थी जिनको सुनकर मैं बाहर गई थी देखने के लिए कि कौन है। तो वो कहता है तुम ऐसे अकेली कैसे जा सकती हो। और वो उसको कुछ डाउट होता है। वो कहता है मुझे इस पर निगरानी करनी होगी। दूसरे दिन वो उसको देखता है। वो जब बाहर जाने लगती है तो वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है। जब वो उसके पीछे पीछे चल देता है तो देखता है कि वो आगे आगे एक गुफा की तरफ को जा रही है। वो भी वहाँ पर जाती है और एक राजकुमारी का रूप ले लेती है। और वो देखता है कि यहाँ पर तो वो आ गई है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि अब जो तुम्हारा समय है वो पूरा हो गया है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तो अपने पति नागराज का, वो मेरे पति थे, इच्छाधारी नाग थे जिसको तुमने बेकसूर मार दिया था। मैं उन्हीं का बदला लेने के लिए आई थी और अब मेरा बदला पूरा हो चुका है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और वो जैसे ही वो ये सुन के अपना
तलवार निकालता है और उस पर वार करने लगता है, तो वो तुरंत ही नागिन के रूप में बदल जाती है और उसको डस लेती है और वो वहीं पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जब उस राजकुमार मर जाता है तो राजा रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका वो बेटा होता है, क्योंकि फिर कहते हैं वो कि ठीक, अब आर्यन को वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम इस देश के, उसको आर्यन को उस देश का राजा बनाते हैं। कहते हैं मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे किसी अच्छे राजा की, ये जो मेरे शासन को संभाल सके, उसकी तलाश थी। उसके लिए तुम को मैंने चुना है। वो कहता है लेकिन मैं तो एक साधारण परिवार से हूँ। वो कहता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हारे में सब काबिलियत है और तुम इस देश का शासन बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हो। वो वहाँ पर महल में जाते हैं, वहाँ पर एक आयोजन बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। सब लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है, सब जनता वहाँ पर इकट्ठी होती है और राजा और रानी मिलकर आर्यन की शादी माया से करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें माया से भी शादी करनी है और तुम्हें सुरभि से भी शादी करनी है। सुरभि जो है वो महारानी होगी, जो तुम्हारे साथ मिलकर के इस देश का शासन तुम लोग चलाओगे और मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ का शासन बखूबी निभाओगे। और उनकी शादी हो जाती है और राजा और रानी उनको अपना आशीर्वाद देते हैं और खुद सन्यासी बन जाते हैं और सन्यास को चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।